संप्रभुता, सोवरेनिटी। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता। राज्य के इन चार मूल तत्वों में संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता इसलिए है कि यह राज्य की ऐसी विशेषता का सूचक है जिसके आधार पर राज्य को अन्य मानवीय समुदायों, संस्थाओं और या संगठनों से भिन्न माना जाता है। इसकी महत्ता का दूसरा कारण यह है कि इसके द्वारा राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र हो जाता है। इससे सरकार के कानूनों एवं आदेशों को सार्थकता प्राप्त हो जाती है और लोग स्वभावतः उसका पालन करने लगते हैं। इसकी महत्ता का यह भी कारण है कि इसके द्वारा राज्य के निवासियों में एकता की भावना का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि वे सब एक ही सर्वोच्च शक्ति की अधीनता में रहकर एकता का अनुभव करते हैं। संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सोवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है। सोवरेनिटी शब्द लैटिन भाषा के सुपर एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, परम, सबसे ऊपर या सर्वोच्च शक्ति। सुपर, सुप्रीम प्लस एनस माइनस पावर। अतः संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोच्च शक्ति या सत्ता से है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च तथा बाह्य विषयों से स्वतंत्र है। आंतरिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति समूह को संप्रभुता के निश्चय के विरुद्ध काम करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। बाह्य मामलों में संप्रभु स्वयं ही अपना स्वामी है। वह अन्य राज्यों के दबावों एवं हस्तक्षेपों से स्वतंत्र होता है। जो डब्ल्यू गार्डन के शब्दों में प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा और किसी चीज से बंधा नहीं होता है और वह अपने अलावा किसी अन्य शक्ति से सीमित नहीं होता है। प्रत्येक मानव समुदाय की अपनी एक सामूहिक इच्छा होती है। एक मानव संघ के नाते राज्य की भी एक स्वतंत्र इच्छा होती है जिसे कानून के रूप में प्रकट किया जाता है। चूंकि यह स्वतंत्र इच्छा सर्वोच्च एवं शक्तिशाली होती है, इसलिए इस इच्छा को हम संप्रभुता कहते हैं। निष्कर्षतः संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है, जिसके अधीन राज्य के सभी व्यक्ति, संस्थाएं या समुदाय आते हैं। संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता की परिभाषा कई प्रकारों से दी गई है। बोधा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते। ग्रोसियस प्रभुसत्ता व्यक्ति में निहित वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिसका इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। यह शासन करने की नैतिक शक्ति है। ब्लैक स्टोन संप्रभुता वह सर्वोच्च, अनियंत्रित तथा असीम शक्ति है जिसमें विधि निर्माण की सर्वोच्च शक्ति रहती। बर्गेस प्रभुसत्ता राज्य के सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समुदायों के ऊपर मौलिक, निरंकुश एवं असीमित शक्ति का नाम है। बिलोबी प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। पोलक संप्रभुता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी होती है और न ही किसी अन्य द्वारा प्रदान की गई होती, न ही वह किन्हीं ऐसे विशिष्ट नियमों द्वारा बंधी हुई होती है जिन्हें वह स्वयं न बदल सके और न ही पृथ्वी पर अन्य किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी होती। ड्यूबी संप्रभुता राज्य की शासन शक्ति या आज्ञा देने की शक्ति है। यह राज्य की इच्छा है जिसका संगठन राज्य में किया गया। इसे राज्य की सीमा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के आज्ञा देने का अधिकार है। संप्रभुता के पक्ष। एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता के दो पहलू या स्वरूप हैं। संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। आंतरिक संप्रभुता का तात्पर्य है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों व्यक्ति समूहों पर राज्य की एक छत्र सत्ता रहती है। राज्य के पास कानून बनाकर उन्हें लागू करने एवं आज्ञाएं मनवाने की योग्यता एवं शक्ति होती है। राज्य अपनी सीमा के अंतर्गत किसी अन्य की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाह्य संप्रभुता बाह्य क्षेत्र में अर्थात राज्य के बाहरी क्षेत्र में राज्य को स्वतंत्र होने की स्थिति को इंगित करता है। वह किसी अन्य राज्य के नियंत्रण या किसी अन्य बाह्य शक्ति के दबाव में कार्य नहीं करता। वह अपने वैदेशिक मामलों को स्वयं निर्धारित करता है। संप्रभुता की विशेषता। नंबर 1, सर्वोच्चता। संप्रभु की सत्ता सर्वोच्च होती है। संप्रभुता को कानून द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। संप्रभुता संपूर्ण तथा असीमित होती है। उससे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं जो उसे सीमित कर सके। बहुत से विचारक मानते हैं कि सैद्धांतिक व व्यवहारिक दृष्टि से राज्य की संप्रभुता असीमित नहीं है। उन्होंने माना कि संप्रभुता प्रकृति के नियम, धार्मिक सिद्धांत, सदाचार के सिद्धांत,
न्याय के शाश्वत सिद्धांत, रीति-रिवाज, परंपरा आदि से मर्यादित एवं सीमित है। वैधानिक दृष्टि से देखें तो संप्रभुता निरंकुश तथा अमर्यादित है। कानूनी रूप से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नंबर 2, अविभाज्यता। प्रभुसत्ता अविभाज्य है। यह राज्य में सर्वोच्च सत्ता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। गार्नर की मान्यता है कि प्रभुसत्ता विभाजित नहीं हो सकती है। कैल्हन कहते हैं कि प्रभुसत्ता एक संपूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। नंबर 3, सर्वव्यापकता। प्रभुसत्ता आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों में सर्वव्यापक है। आंतरिक प्रभुसत्ता से अभिप्राय यह है कि राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों पर राज्य की एक छत्र सत्ता रहती है। राज्य में रहने वाले सभी के लिए राज्य की आज्ञा पालन अनिवार्य है। राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला दंड का भागीदार होता है। आंतरिक प्रभुसत्ता को स्पष्ट करते हुए लास्की ने लिखा, राज्य अपने प्रदेश के सब मनुष्यों व समुदायों को आदेश प्रदान करता है। उसकी इच्छा पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। किसी विषय में अपनी इच्छा प्रकट कर देने से वह उसका अधिकारी बन जाता है। बाहरी प्रभुसत्ता का अभिप्राय है कि राज्य अन्य राज्यों के दबाव अथवा हस्तक्षेप से स्वतंत्र होता है। लास्की ने कहा, आंतरिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होते हैं, अतः वह अन्य राष्ट्रों के समक्ष स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा को उसके विषय में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि उस पर किसी बाह्य शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 4, अहस्तांतरणीयता। प्रभुसत्ता किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। गार्नर की मान्यता है अहस्तांतरणीयता का अभिप्राय राज्य के उस गुण से है जिसके कारण वह अपने किसी सारभूत तत्व को स्वयं नष्ट हुए बिना विलग नहीं कर सकता। नंबर 5, स्थायित्व। संप्रभुता स्थायी है और राज्य के अंत तक रहता है, अर्थात प्रभुसत्ता राज्य का स्थायी गुण है। जब तक राज्य विद्यमान है तब तक राज्य की प्रभुसत्ता भी है। हॉब्स की मानता है कि राजा के मरने या न मरने के साथ ही प्रभुसत्ता भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह उचित मान्यता नहीं है। वास्तव में राजा के मरने से यह जरूरी नहीं है कि राज्य समाप्त हो जाए। वास्तव में राजा के जाने के बाद सत्ता पहले की तरह चलती रहती है। संप्रभुता के प्रकार। नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र का वह संप्रभु होता है जो वास्तव में प्रभुसत्ता का उपयोग नहीं करता। इसका उदाहरण ब्रिटेन में मिलता है। वहाँ की साम्राज्ञी नाम मात्र की शासिका है। वास्तव में राजा की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। भारत में भी राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है वहाँ, क्योंकि वास्तविक सत्ता का प्रयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल करता है। कानूनी प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता से अभिप्राय उस सर्वोच्च शक्ति से है जिसे कानून निर्माण करने तथा जनता के उन कानूनों को मनवाने का वैधानिक अधिकार हो। यह सर्वोच्च सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित हो सकती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता। कानूनी प्रभुसत्ता से अधिक प्रभावशाली राजनीतिक प्रभुसत्ता है। यह प्रभुसत्ता राजनीतिक तंत्र में निहित होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोनों ही प्रभुसत्ता, कानूनी व राजनीतिक प्रभुसत्ता एक ही होती है, क्योंकि उसमें संपूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण करती है। संप्रभुता के दोनों प्रकारों का भेद केवल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही दृष्टिगत होता है। विधि सम्मत डी ज्यूर एंड तथ्य सम्मत डी फैक्टो संप्रभुता। विधि सम्मत संप्रभुता का आशय कानूनी रूप से प्रभुसत्ताधारी है, प्रभुसत्ताधारी से है। तथ्य सम्मत संप्रभुताधारी वह है जिसकी आज्ञा का पालन वास्तव में लोग करते हैं, चाहे उसके पास कानूनी स्थिति हो या न हो। जहाँ कानूनी प्रभुसत्ताधारी केवल कानूनी आधार पर आज्ञा पालन करवाता है, वहाँ तथ्य सम्मत प्रभुसत्ता का आधार नैतिक अथवा धार्मिक प्रभाव हो सकता है। लोक प्रभुसत्ता। इसका आशय है कि अभिप्राय है कि प्रभुसत्ता अंतिम रूप से जनता में निहित होता है। गार्नर का कहना है कि लोक प्रभुसत्ता का अभिप्राय केवल वही है केवल वही है कि जिन राज्यों में वयस्क मताधिकार प्रचलित है, उसमें निर्वाचक मंडल के बहुमत को अपनी इच्छा व्यक्त करने तथा उस पर अमल करवाने की सत्ता प्राप्त है। वास्तव में यह प्रभुसत्ता लोकतंत्र में ही संभव है। लोक प्रभुसत्ता वाले राज्यों में सरकारें संविधान के अनुसार शासन चलाया करती हैं। बोंदा बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता नागरिकों नागरिकों व प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसको कानून के द्वारा सीमित न किया जा सके। बोंदा के प्रभुसत्ता के तत्व। नंबर 1, प्रभुसत्ता नागरिकों व शासितों पर सर्वोच्च सत्ता है। नंबर 2, यह सत्ता कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होती। नंबर 3, यह निरंकुश सत्ता कानून का स्रोत है और स्वयं इन कानूनों से बंधी हुई नहीं है। नंबर 4, प्रभुसत्ता शाश्वत भी है क्योंकि राज्य की एकता और स्थायित्व का यही एक विशेषता है। नंबर 5, बोंदा ये भी कहते हैं कि प्रभुसत्ता किसी भी उच्चतर कानून निर्माता से स्वतंत्र होनी चाहिए। युद्ध और शांति की घोषणा प्रभुसत्ताधारी करता है। न्याय का अंतिम निर्णायक वही है। देशद्रोह को केवल यही माफ कर सकता है।
वह सभी करों को लगाने वाला, मुद्रा चलाने वाला तथा राज्य की नीतियों का अंतिम निर्णायक भी है। परंतु गोंदा कुछ प्रतिबंधों को भी स्वीकार करते हैं। गोंदा के अनुसार प्रभुसत्ता की सीमाएँ प्रभुसत्ताधारी ईश्वरीय कानूनों, प्रकृति के कानूनों और राष्ट्रों के कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन है। नंबर 1 निजी संपत्ति का प्रतिबंध। गोंदा निजी संपत्ति को व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि संप्रभु पर्याप्त न्यायोचित आधार के बिना न तो किसी की संपत्ति छीन सकता है, न ही हस्तांतरण कर सकता है और न उस पर प्रत्यक्ष कर लगा सकता है। नंबर 2 संधि व समझौते का प्रतिबंध। प्रभुसत्ताधारी अपने नागरिकों और दूसरे राज्यों से किए गए संधियों व समझौतों को मानने के लिए बाध्य है। नंबर 3 संप्रभु समाज व संस्कृति के कुछ मौलिक नियमों को नहीं तोड़ सकता। कुल मिलाकर गोंदा ने प्रभुसत्ता के शुद्ध कानूनी दृष्टिकोण को नैतिक व राजनीतिक विचारों के साथ मिला दिया। समालोचना। नंबर 1 गोंदा का सिद्धांत विसंगतियों एवं विरोधाभासों से पूर्ण है। एक ओर गोंदा संप्रभुता को सर्वोच्च एवं निरंकुश मानते हैं, दूसरी ओर संप्रभुता पर अनेक बंधन आरोपित कर देते हैं। लेकिन बंधन और सर्वोच्चता अपने आप में अंतर्विरोधी है। सर्वोच्च का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से रहित होना और अगर बंधन लगाए जाते हैं तब इसका सीधा अर्थ है सर्वोच्च न होना। तार्किक रूप से सीमित सर्वोच्चता का विचार अंतर्विरोधी है। नंबर 2 गोंदा ने अपने दर्शन में प्राकृतिक और दैवीय विधि को काफी महत्व दिया है, लेकिन कहीं भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। अतः ये कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि संप्रभु ने इन नियमों का उल्लंघन किया है? अगर इसका अर्थ ये स्पष्ट भी हो जाए तब कौन ये निर्धारित करेगा कि संप्रभु ने उसका उल्लंघन किया है? क्योंकि संप्रभु स्वयं सर्वोच्च है। अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि संप्रभु ने इन विधियों का उल्लंघन किया है, तब उसे कौन दंडित करेगा? गोंदा ने जन क्रांति की बात की है, लेकिन संप्रभु की हर भूल की सजा के रूप में क्रांति नहीं की जा सकती। महत्व। गोंदा ऐसा पहला विचारक है जिसने संप्रभुता के सिद्धांत का व्यवस्थित प्रतिपादन किया। गोंदा ने संप्रभुता के उस कानूनी और एकलवादी सिद्धांत की आधारशिला तैयार की जिसे बाद में हॉब्स और ऑस्टिन जैसे विचारकों ने पूर्ण विकसित किया। यह एकलवादी सिद्धांत आज भी संप्रभुता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। सेवाइन और मैक्सी जैसे विचारकों के अनुसार गोंदा का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। निष्कर्ष। गोंदा के दर्शन में व्याप्त अंतर्विरोध मूलतः उसके युग के दबाव और उसके स्वयं के गणतंत्रवादी विचारों के बीच के अंतर्विरोधों का नतीजा है। गोंदा के युग की यह मांग थी कि वह शासक की निरंकुश शक्तियों का समर्थन करे ताकि चर्च और सामंतवाद जैसी विखंडनकारी शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। दूसरी ओर गोंदा का स्वयं का दर्शन गणतंत्रवाद से प्रेरित था। वह जनता के अधिकारों का घोर समर्थक था। अतः अपने युग की मांग को पूरा करने के लिए उसने संप्रभु की निरंकुशता का समर्थन किया, लेकिन अपने गणतंत्रवादी विचारों से प्रेरित होकर संप्रभु पर अनेक नियंत्रण भी लगा दिए। यही उनके दर्शन में व्याप्त अंतर्विरोध का मूल कारण है। ऑस्टिन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। ऑस्टिन संप्रभुता को कानून का स्रोत मानता है। वे संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यदि कोई निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो ऐसे ही किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा पालन के लिए यदि कोई निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति जो ऐसे ही किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं है, समाज के बहुत बड़े भाग से अपनी आज्ञा का पालन सहज रूप से करा लेता है, तो वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी है और वह समाज श्रेष्ठ व्यक्ति समेत राजनीतिक व स्वतंत्र समाज है। कानून एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा निम्न व्यक्ति को दिया जाने वाला आदेश है। समाज के किसी अन्य सदस्यों की स्थिति पराधीनता अथवा पराश्रिता की है। प्रत्येक कानून का प्रत्यक्ष अथवा निर्माता प्रभुसत्ताधारी है। ऊपर दी गई परिभाषा से निम्न निष्कर्ष निकलता है। नंबर 1 प्रत्येक राज्य में जिसे ऑस्टिन स्वतंत्र राजनीतिक समाज कहते हैं, ऐसा निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य होता है जिसकी आज्ञा समाज के बहुसंख्यक नागरिक स्वभावतः मानते हैं। नंबर 2 यह उच्चतर मनुष्य जो कुछ भी आदेश देता है वही कानून होता है और उसके आदेशों के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। जिन रीत रिवाज व प्रथाओं को प्रभुसत्ताधारी अनुमति देता है वे सब कानून बन जाते हैं। नंबर 3 इस उच्चतर मनुष्य की शक्ति जिसे संप्रभुता कहते हैं अविभाज्य है। ऑस्टिन का कहना है कि प्रभुसत्ता को विभिन्न समुदायों में विभाजित नहीं किया जा सकता।
विभाजन का अर्थ है प्रभुसत्ता को विभाजन का अर्थ है प्रभुसत्ता को समाप्त करना। नंबर 4, यह संपूर्ण परम पूर्ण है और इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार ऑस्टिन का संप्रभु अन्य अनन्य सर्वव्यापी स्थायी निरंकुश अहस्तांतरणीय असीमित व अविभाज्य है। समालोचना। नंबर 1, हेनरी मैन के अनुसार ऑस्टिन जिस प्रकार के निश्चित विधि श्रेष्ठ की बात करता है उसे इतिहास के किसी भी युग में ढूंढना मुश्किल है। प्रत्येक शासक सामाजिक रीति रिवाजों और मान्यताओं के द्वारा सीमित होता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब के निरंकुश शासक राजा रणजीत सिंह भी सामाजिक रीति रिवाजों को बदल नहीं सकते थे। नंबर 2, बहुलवादियों के अनुसार शक्ति या संप्रभुता का संबंध निष्पादित किए जाने वाले कार्यों से है। समाज का प्रत्येक संगठन कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है, अतः संप्रभुता राज्य के साथ साथ इन संगठनों में भी विभाजित होती है। नंबर 3, आलोचकों के अनुसार ऑस्टिन के संप्रभुता विचार को स्वीकार करने पर तानाशाही के उदय का खतरा उत्पन्न हो सकता है। नंबर 4, यह भी माना जाता है कि वैश्वीकरण के दौर में ऑस्टिन का एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत अनेक कारणों से अप्रासंगिक हो गया। नंबर 5, ऑस्टिन का यह मानना भी गलत है कि विधि संप्रभु का आदेश है। मैकाइवर के अनुसार राज्य कानून का जनक और शिशु दोनों है, अतः सभी प्रकार के कानून राज्य की देन नहीं है और राज्य सभी प्रकार के कानून से ऊपर नहीं है। नंबर 6, आलोचक यह भी मानते हैं कि ऑस्टिन ने अपने दर्शन में शक्ति को बहुत महत्व दिया है। ऑस्टिन यह भी मानता है कि व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन दंड के भय से करते हैं। ऑस्टिन की तुलना में ग्रीन का यह विचार कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं, अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। महत्व। तार्किक दृष्टि से ऑस्टिन का सिद्धांत सबसे ठोस सिद्धांत है। अगर संप्रभुता की निर्णय लेने की राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाए, तब इस पर ऑस्टिन द्वारा बताई गई सारी विशेषताएं संप्रभुता की लागू होंगी, जैसे निरंकुशता, सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अनंतता आदि। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को अगर स्वीकार न किया जाए, तब इसका तार्किक परिणाम अराजकता के रूप में सामने आएगा। तार्किक दृष्टि से अगर किसी एक संगठन राज्य को सर्वोच्च न माना जाए, तो समाज के विभिन्न समुदायों और संगठनों में संघर्ष होगा और केंद्रीय शक्ति के अभाव में अराजकता पैदा होगी। हीगल भी ये मानते हैं कि निकृष्टतम राज्य भी उत्कृष्टतम अराजकता से बेहतर है। वर्स्ट स्टेट इज बेटर देन द बेस्ट एनर्की। दार्शनिक दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए तो बहुलवाद हमेशा एक निरपेक्ष तत्व की ओर ले जाता है, क्योंकि विभिन्न सत्ताओं में समन्वय स्थापित करने के लिए उनके आधार के रूप में एक केंद्रीय सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। लॉस्की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स व अन्य कुछ दूसरे निबंध। लॉस्की का संबंध प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत से है, जो प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांतों एकल सिद्धांत का खंडन करते हैं। बहुलवादी चाहते हैं कि सरकार के बल प्रयोग पर प्रतिबंध लगे तथा दूसरे शब्दों में सत्ता के केंद्रीकरण से बचाव के तरीके ढूंढे जाएं। लॉस्की द्वारा ऑस्टिन की आलोचना। लॉस्की बहुलवादी विचार स्थापित करने हेतु पहले ऑस्टिन के एकलवादी प्रभुसत्ता की आलोचना करते हैं। उन्होंने ये आलोचना 3 आधारों पर की। नंबर 1, ऐतिहासिक आधार पर। लॉस्की के अनुसार संप्रभुता विशेष की अवधारणा स्थान व काल पर निर्भर करता है। एकलवादी संप्रभुता पर आधारित राज्य का उद्देश्य धार्मिक और आर्थिक गुटों पर नियंत्रण करना था। लॉस्की का कहना है कि राज्य अब ऐसा कर चुके हैं और अब चूंकि परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया है, इसलिए संप्रभुता के सिद्धांत में परिवर्तन आ जाना चाहिए। इस प्रकार लॉस्की का निष्कर्ष है कि एकलवादी सिद्धांत कुछ विशेष समाज तथा कुछ विशेष कालों के लिए उपयुक्त हो सकता है, सभी समाजों और कालों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। वर्तमान कल्याणकारी राज्य के लिए यह अवधारणा उपयुक्त नहीं। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। एकलवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व सह अस्तित्व के खिलाफ है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को युद्ध छेड़ने और शांति स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। नंबर 3, कानून के आधार पर। ऑस्टिन औपचारिक कानूनी ढांचे के शीर्ष पर स्थित होता है, जो अपने से नीचे सभी अधिकारियों एवं और जनता से अपने संप्रभुता के आदेश पालन की अपेक्षा रखता है। कोई भी नागरिक या संस्थान संप्रभुता के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं है। इस सर्वोपरि शक्ति की आज्ञा ही कानून है। लॉस्की आगे कहते हैं कि राज्य को निष्ठा की मांग करने से पहले अपने सत्ता का औचित्य सिद्ध करना चाहिए, अर्थात राज्य को यह सिद्ध करना होगा कि वह सभी प्रकार के कामों को वह कर सकता है अथवा करवा सकता है, परंतु व्यवहार में वह सभी काम नहीं कर सकता। इन कामों को समाज के अन्य संगठन ही कर सकते हैं। लॉस्की सवाल उठाते हैं कि ऐसी स्थिति में राज्य को सर्वोच्च सत्ता का स्थान कैसे दिया जा सकता है। लॉस्की का बहुलवाद प्लूरलिज्म।
एकलवादी प्रभुसत्ता के अभाव में बहुलवादी राज्य का वास्तविक आकार व उसकी कार्यपद्धति क्या होगी? बहुलवादी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को लघु क्रियात्मक गणतंत्रों स्मॉल फंक्शनल रिपब्लिक्स में बाँटना चाहते हैं। प्रत्येक गणतंत्र प्रशासन की दृष्टि से एक स्वायत्त सामाजिक इकाई होंगे। राज्य केवल न्यूनतम शेष क्रियाओं से संबंधित प्रशासन करेगा। ये न्यूनतम शेष क्रियाएँ ऐसी होंगी जो संपूर्ण राष्ट्र के दायित्व में सम्मिलित होने योग्य होंगी और जिन्हें कोई अन्य समुदाय या संस्थान अपने हाथ में लेने में असमर्थ है। बहुलवादी राज्य केवल नाम के लिए राज्य कहलाएगा। वास्तविक क्रियाएँ गणतंत्रों की जिम्मेदारी होंगी। लॉस्की कहते हैं कि बहुलवादी राज्य की स्थापना की दिशा में संघात्मक राज्य एक महत्वपूर्ण चरण है। संघात्मक राज्य में लोकतांत्रिक भावना की पूर्ति अधिक होती है क्योंकि इसी के द्वारा सख्त विभाजन किया जाता है और नागरिक अधिक संख्या में शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। लॉस्की का कहना है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र के जरिए लोकतांत्रिक भावनाओं की पूर्ति संभव नहीं है क्योंकि ये वास्तविक लोकतंत्र के बजाय वर्गतांत्रिक व्यवस्था का सूचक है। लॉस्की का कहना है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करके नागरिकों को वैयक्तिक तथा सामुदायिक रूप से प्रशासन प्रक्रिया नीतियों के निर्माण व कार्यान्वयन से जोड़ा जाना चाहिए। लॉस्की के अनुसार अन्य संघों की भांति राज्य भी समाज का एक संघ मात्र है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि राज्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्य संघों के लिए नहीं। लॉस्की उद्योग में भी बहुलवाद लॉस्की उद्योग में भी बहुलवाद की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए लॉस्की का कहना है कि औद्योगिक संस्थानों का प्रबंध श्रमिकों एवं उनके प्रतिनिधियों के हाथ में ही होना चाहिए। कारखानों के सोपानात्मक प्रबंध के स्थान पर श्रमिकों के सहयोग पर आधारित व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इससे औद्योगिक लोकतंत्र स्थापित होगा। समीक्षा लॉस्की वास्तव में पूंजीवादी राज्य से असंतुष्ट है, न कि संप्रभुता संपन्न राज्य से। वे इसे इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं, अगर इस बात की गारंटी दे दी जाए कि राज्य अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, तो किसी को शक्तिशाली राज्य की स्थापना से विरोध न होगा। वर्तमान स्थिति में राज्य इस प्रकार की गारंटी देने में असमर्थ है। यदि समाज में एक वर्ग शक्तिशाली है और दूसरा दुर्बल है, तो निस्संदेह संप्रभुता का उपयोग शक्तिशाली वर्ग दुर्बल वर्ग के शोषण में करेगा। अतः लॉस्की का सुझाव है कि इस समस्या का एकमात्र समाधान राज्य को तटस्थ बना देना है। इसे तटस्थ बनाने के लिए वह आवश्यक है कि इसमें निहित शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए। नंबर 1 प्रभुसत्ता के अधिक यथार्थवादी सिद्धांत की अभिव्यक्ति बहुलतावादी सिद्धांत में होती है। परिवार, चर्च, व्यावसायिक तथा अन्य हित समूह को शक्ति के स्रोत के रूप में महत्व दिया गया है। नंबर 2 सामाजिक विविधता को बनाए रखने के लिए बहुलवाद पर जोर देना जरूरी है। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीयतावाद की धारणा को मजबूत किया है। नंबर 4 आलोचकों का कहना है कि ये अराजकतावाद को बढ़ावा देता है। कौटिल्य का संप्रभुता उनके सप्तांग सिद्धांत से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर संप्रभुता की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 सप्तांग के एक अंग स्वामी को संप्रभु माना जाता है। स्वामी का प्रतीक राजा है। नंबर 2 संप्रभुता सार्वभौमिक व सर्वकालिक है। नंबर 3 ये लौकिक अवधारणा है। हालांकि कौटिल्य कहते हैं कि ब्रह्मा ने स्वामी को अधिकार सौंपे हैं, पर उल्लेखनीय बात है कि कौटिल्य ने दैवीय सिद्धांत पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। नंबर 4 संप्रभुता तर्कसंगत विधि से पूर्ण होती है। नंबर 5 राजा की निरंकुशता को अस्वीकार कर दिया गया है और राजा पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं और कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य की संप्रभुता पर निर्बंधन नंबर 1 राजा राज्य का स्वामी नहीं बल्कि सेवक है। नंबर 2 राजा शक्ति का प्रयोग निर्बलों की सहायता व लोक कल्याण के उद्देश्य से करेगा। नंबर 3 राजा का दंड विधान विधि के अनुसार होना चाहिए, राजा की इच्छा अनुसार नहीं। नंबर 4 राजकोष का प्रयोग केवल राज्य हित में ही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए राजा का दंड विधान के अनुसार होना चाहिए। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। धन्यवाद।